CRPC 1973 and comparative analysis with new Bharatiya Nagrik Surakshha Sanhita 2023, which replaced the CRPC 1973. But as of now, as we feel, and most of them in our judiciary fraternity and some of the लीगल स्टॉलवर्ड्स दे हैव देयर आइडिया कि अभी इन कुछ सालों तक दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ केसेस जो है जून के पहले अगर लॉन्च हुए होंगे तो उसको उसमें सीआरपीसी ही लगेगी। और कुछ केसेस जो बाद में आए हैं, जो अब नए केसेस शुरू होंगे, वो एफआईआर लॉन्च होगा, फिर उसके बाद ट्रायल में जाएंगे, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से चलेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों को सबको पता है कि ये 1 जुलाई से इफेक्टिव होने वाला है, लेकिन अभी बहुत सारे जो छात्र हैं वो इस कंफ्यूजन में है कि हम सीआरपीसी पढ़ें या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ें, या दोनों में से क्या पढ़ें। तो अभी तो फिलहाल जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि दोनों ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक केस जो है उसका जो एक रोटेटिंग साइकिल होती है, अगर मान लिया एफआईआर हुआ, ट्रायल गया, फिर उसके बाद अपील में गई केस, फिर उसके बाद रिव्यू पिटिशन हुआ, तब तक होते होते उसका एक जो जुडिशियरी व्हील है वो काफी लंबा जाता है। वैसे रिट पिटिशन फाइल हुई हुई है, क्योंकि जब ये सीआरपीसी ये 3 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया था, उस वक्त मतलब 146 पार्लियामेंट जो थे एमपी को सस्पेंड कर दिया गया था, और उसको पर्टिकुलर डिबेट नहीं हो पाया था उसके अंदर, जो जैसा डिबेट होना चाहिए था वैसा डिबेट नहीं हो पाया था, डिस्कशन नहीं हो पाया था। effective debate, lack of effective debate, without detailed effective debate and discussion in the parliament, it has been passed and taken accent to the president and implemented. So many of them are still in the confusion that what to do and what not to do. And recently the judiciary judiciary exam is going to be held, and all India bar examination is also going to be held, where most of the students are in the confusion that which criminal law should be read. So I have my opinion कि आपको अभी जो है तो दोनों पढ़ना पड़ेगा। वैसे आपको केरला के जो गवर्नर पी सदाशिवम है, उन्होंने भी कहा था कि ये भारतीय नागरिक जो उनको 3 नाम जो है, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनको नाम को उन्होंने बोला था कि न्यू ओल्ड जो क्रिमिनल लॉ है उस पे ही रखा जाए, बाकी जो सिस्टम अब चलाना है वो नए हिसाब से चलेगा। अभी इस पे काफी जो चल रहा है, लेकिन हमको अभी एट प्रेजेंट यही समझना है कि हमको सीआरपीसी भी देखना है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी देखना है। और इस स्लाइड में और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच होगा, कंपैरेटिवली और प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच करेंगे सीआरपीसी 1973 को और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, सॉरी इधर नागरिक लिखना भूल गया। एनीवे, हम सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। देखिए, पहले आपको ये तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑफेंस क्या होता है। बिना ऑफेंस के तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। कोई ऑफेंस होगा, वो ऑफेंस 2 टाइप के होंगे, या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे या तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो पढ़ते हैं क्रिमिनल लॉ, उनको पता रहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है। वैसे नहीं भी पता होगा तो अपनी क्रिमिनल लॉ की बुक्स में फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ऑफेंस में आप जाएंगे तो आपको सारे शेड्यूल्स पता चल जाएंगे कि किस ऑफेंस पे बेल मिलती है, और कौन सा ऑफेंस संघीय अपराध है, कौन सा ऑफेंस बहुत डेंजरस टाइप का है जिसमें कि आप बेल नहीं मिल सकती है, नॉन बेलेबल है, और कौन सा ऐसा अपराध है जिसमें नॉन कॉग्निजेबल है। तो ये सारी की सारी लिस्ट आपको फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ऑफेंस में आईपीसी में भी मिल जाएगी और न्यू क्रिमिनल लॉ में भी मिल जाएगी। देखिए, ऑफेंस जो है कैसा रहता है, ऑफेंस को कैसा डिफाइन किया गया है, वो
2N में डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछा जाता है कि ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है। तो 2N में, सेक्शन 2 के N सब क्लॉज N में सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। वहीं पर सब सेक्शन 2 के Q में भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइन किया गया है। उस तरह से यहाँ पर जो कॉग्निजिबल ऑफेंस है, जो उसको 2C में डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में, और 2G में न्यू क्रिमिनल लॉस या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को 2O में भारतीय नागरिक सुरक्षा BNSS 2023 में डिफाइन किया गया है। बेलेबल ऑफेंस को याद रखने वाली बात है, इसलिए इसको उसमें लिख दिया है। इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है, तो इसीलिए इसमें इसको लिख दिया है कि बेलेबल ऑफेंस 2A में सीआरपीसी में डिफाइंड है और 2C में BNSS में। नॉन बेलेबल ऑफेंस भी 2A में डिफाइंड है और 2C में उसका डिफाइंड किया गया है। तो ये ऑफेंस से रिलेटेड क्या है, पहले तो ऑफेंस को आपको समझना होगा। तो वो ऑफेंस आप उस वहां से उसके डेफिनेशन पार्ट से निकाल के पढ़ सकते हैं। आप समझिए कि मान लिया ऑफेंस हो गया है, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, तो उसमें आप क्या करते हैं? जनरली आपको क्या करते हैं, सबसे पहले आप एफआईआर करने जाते हैं। और अगर एफआईआर पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस स्टेशन के पास एफआईआर लेके जाएंगे, और एफआईआर जब आप लेके जाएंगे तो पुलिस देखेगी ये तो जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस में लेती है एफआईआर, तो ये तो है ही नहीं। तो पुलिस नहीं लेगी उसको, तो फिर उसमें पुलिस या तो कंप्लेन ले लेगी आपकी, या प्राइवेट कंप्लेन आप डाल सकते हैं कोर्ट में जा करके। उसके बाद वो प्राइवेट कंप्लेन जो है कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी। फिर इन्वेस्टिगेशन होगा पुलिस के द्वारा। फिर पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करने जैसा है या नहीं है, पुलिस को अरेस्ट करना हो या नहीं करना हो, डिपेंड करता है कि ऑफेंस किस टाइप का है। चलिए हम आपको थर्ड स्लाइड में लेके चलते हैं। अब अगर पुलिस समझो आपका एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम में देखेंगे आप पुलिस स्टेशन पर जाने के बाद पुलिस जो है तो एफआईआर आपका रजिस्टर्ड नहीं करती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या रेमेडी है आपके पास अगर एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड होती है? अभी हम सेक्शन छोड़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ऑफेंस हुआ है और आपको नहीं पता है, एक जनरल लेमैन आदमी को पता नहीं है कि ये ऑफेंस किस टाइप किस कैटेगरी में आ रहा है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। तो पुलिस के पास गया, पुलिस के पास एफआईआर लेकर के, लेकिन एफआईआर पुलिस लेने से इनकार कर दी, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें रेमेडी नंबर 1 में मैंने लिखा है कि आप एक एप्लीकेशन देंगे। कहाँ? पुलिस स्टेशन में, एसएचओ को, क्योंकि ऑन ड्यूटी कोई ना कोई रहेगा वहाँ। मान लिया आपको बोल दिया कि पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साहब अभी नहीं राउंड पे गए हैं, तो ऑन ड्यूटी अकॉर्डिंग टू पुलिस एक्ट के वहाँ पर कोई ना कोई रहता ही है। तो आप उसको एक एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देने के बाद आप उससे सिग्नेचर ले लीजिए और एक कॉपी उसको दे दीजिए और एक कॉपी उसका सिग्नेचर लेके वहां से आप निकल जाइए। अब एप्लीकेशन जो उसने सिग्नेचर किया हुआ लिया हुआ आपने पास के लिया हुआ है, तो वो आप लेकर के डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये एक काम हो गया। दूसरा काम ये कि अगर मान लिया पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप दूसरा रेमेडी ये है कि आप, अगर पुलिस एफआईआर नहीं ले रही है, पुलिस की कुछ मिली भगत है और आपका एफआईआर और जानबूझ के डिले करना चाह रही है, केस को कमजोर करना चाह रही है, तो आप उसी एफआईआर को, कॉपी को लेकर के आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास चले जाइए, एसपी जो डिस्ट्रिक्ट का रहता है उसके पास आप जाइए। या तो आप फिजिकली खुद से जाकर के उनको दे दीजिए, या फिर ईमेल के जरिए आप उसको भेज दिए, या बाई पोस्ट भेज दीजिए, ताकि आपके पास एक प्रूफ रह जाए कि हमने एफआईआर सेंड कर दिया है। अच्छा, जो एप्लीकेशन आपने पुलिस चौकी में दिया था, और या जो आपने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को दिया है, वो ईमेल या वो पोस्ट, उसका जो आपके पास रिसिप्ट है, वो लेकर के आप चले जाइए। अगर आपका इस दरम्यान में कोई काम नहीं होता है और एफआईआर की सुनवाई नहीं होती है, तो आप उसी रिसिप्ट को लेकर के आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दीजिए अंडर 200 सीआरपीसी, या फिर 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो 200 में दिया हुआ है प्राइवेट कंप्लेंट, वही सेम 223 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दिया गया है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट को आपका
आपका देखेगा कि जेन्युइन है आपका एफआईआर, आप पुलिस स्टेशन पे गए हो, आपने पुलिस स्टेशन पे रिसिप्ट लगाई है और उसने इनकार किया है, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, या आपने सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के पास भी गया है, आपने भेजा भी है एफआईआर और उसकी कॉपी भी है, फिर भी एसपी आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो लास्ट रेमेडी यही रहती है कि आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कीजिए अंडर सेक्शन 200 या 223 में। मजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेंट को ठीक ढंग से पढ़ेगा, एग्जामाइन करेगा और आपको बोलेगा कि आपका जो ये ऑफेंस हुआ है आपके साथ, आप विक्टिम हो, तो आप इस ऑफेंस के लिए प्रूफ क्या क्या है, तो वो प्रूफ मांगेगा आपको। तो वो जो प्रूफ और या गवाही क्या है, उसके लिए कोई गवाही गवाही तो होना चाहिए। तो वो गवाही आपको मांग भी सकता है, या तो डायरेक्टली डायरेक्टली वो कॉग्निजेंस ले लेगा अंडर सेक्शन 190 सीआरपीसी और रजिस्टर्ड कर देगा आपके एफआईआर को। तो जो सेक्शन लगता है उस एफआईआर में, वो सेक्शन के अंडर आपका प्राइवेट कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। 190 सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लेना है या 210 में, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने लाइक, जो मैंने इसमें मेन लिखा है कि the two thing must be clear if you are filing the case by a magistrate. Your application should be properly written. आपका एप्लीकेशन हाफाजत मैनर में नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली क्या कब हुआ, कौन से टाइम पे हुआ, घटना किस लोकेशन में घटी, कि क्या उस वक्त क्या बज रहा था, वो सारा एप्लीकेशन एक प्रॉपरली होना चाहिए ड्राफ्टेड। तो आप अगर खुद से नहीं ड्राफ्ट कर सकते हैं प्राइवेट कंप्लेंट, तो आप किसी रजिस्टर्ड एडवोकेट से वो एप्लीकेशन प्राइवेट एप्लीकेशन फाइल जो मजिस्ट्रेट के सामने करना है अंडर सेक्शन 200 या 223 में, आप किसी एडवोकेट को हायर करके कर सकते हैं। और उसके बाद एडवोकेट क्या करेगा, वो वकालतनामा निकालेगा और विद रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ कोर्ट फी से एक पेमेंट ले करके, वकालतनामा ले करके, और उसमें आपका विटनेस होंगे या जो भी आपका एप्लीकेशन रहेगा, वो एक प्रॉपरली ड्राफ्ट करेगा, फिर वो कोर्ट में 223 में या 200 सेक्शन 200 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करेगा। तो ये हुआ ये कि अगर आपका एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड हुआ, तो आप पुलिस चौकी पे गए हो, आप एसपी के पास गए हो, एसपी के बाद भी नहीं हुआ तो आप डीएसपी को भी भेजिए। जनरली क्या होता है कि जब आपका एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड होता है, तो आप या तो कंप्लेंट कॉपी उसका रिसिप्ट ले लीजिए, एक्नॉलेजमेंट, या नहीं तो फिर आप एसपी को एक सेम टाइम पे एसपी को और डीएसपी को भी भेज दीजिए कि भाई मेरा फला फला पुलिस स्टेशन में नहीं हो रहा है रजिस्टर्ड केस। उसके बाद फिर आप प्राइवेट कंप्लेंट ला सकते हैं, या तो आप पुलिस स्टेशन जाए ही नहीं तो भी आप डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट डाल सकते हैं। अब जो है तो मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई करेगा और मजिस्ट्रेट उस पर ऑर्डर भेजेगा, जिस स्टेशन में के दरमियान में यह घटना घटी है उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर देगा। चौथे स्लाइड में हम आते हैं। यहाँ पर हमने बताया है कि व्हाट मजिस्ट्रेट विल डू आफ्टर लिस्टिंग योर कंप्लेंट। अगर आपका कंप्लेंट सुन लिया मजिस्ट्रेट ने, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, या आफ्टर सबमिटिंग वकालतनामा फ्रॉम योर साइड, ये तो समझो आप खुद से प्राइवेट कंप्लेंट दिए हो या वकालतनामा के जरिए आपने अपना कंप्लेंट दिया है। अभी जैसे मैंने 200 और 223 में बताया, तो मैजिस्ट्रेट शैल आइदर पास ऑर्डर टू कंसर्न पुलिस, वैसे ही मजिस्ट्रेट या तो जो कंसर्न पुलिस, जिस पुलिस स्टेशन में हुआ है आपका वो ऑफेंस, वहाँ वो ऑर्डर पास करेगा, और एनी अदर एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट योर केस अंडर सेक्शन 156(3). यहाँ पर ये ध्यान है, एनी अदर एजेंसी, या तो पुलिस को भी बोल सकता है या किसी अदर एजेंसी को भी इन्वेस्टिगेशन करने बोल सकता है अंडर सेक्शन 156(3). ये सीआरपीसी का था, और अभी जो है नया अंडर 175 ऑफ बीएनएसएस 223। तो मजिस्ट्रेट या तो ऑर्डर पास करेगा कि पुलिस को कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए, या तो पुलिस को या किसी अदर पर्सन को, और या send a notice against whom you have filed case again under section 204 of CRPC और 227 of BNSS। या तो वो आपको जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन किया है उसको नोटिस भेजेगा कोर्ट अंडर सेक्शन 204 क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में या 227 में, कि भाई न्यू फाइल हुआ होगा तो 227 में उसको भेजेगा नोटिस कि आप कोर्ट में आइए और आप बताइए कि क्या हुआ था घटना, क्योंकि दोनों का पक्ष सुनना बहुत जरूरी है।
कंप्लेंट हैज बीन डिफाइंड। अच्छा, अभी यहाँ पर ये है कि ये कंप्लेंट कहाँ डिफाइंड है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि कंप्लेंट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 2H ऑफ बीएनएस 223। ये सेक्शन 222 सीआरपीसी और 2H बीएनएस में, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि ये कम ऑब्जेक्टिव में मोस्टली पूछ देता है कि कंप्लेंट कहाँ डिफाइंड है। अगर सीआरपीसी से रिलेटेड पूछे तो 2D और बीएनएसएस से रिलेटेड पूछे तो 2H में। Sometime when you file complaint about a non-cognizable offense in your nearest police stations, but police will not arrest that person because of offense which you have mentioned, the offense which is related to a non-cognizable in nature. जनरली नॉन कॉग्निजेबल नेचर का जो रिपोर्ट ऑफेंस रहता है, जो बहुत गंभीर किस्म का अपराध नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में भी पुलिस जल्दी एफआईआर नहीं लेती है। लेकिन एफआईआर नहीं लेगी तो उसके बदले में क्या लेगी, वो एनसीआर कंप्लेन करेगी। पुलिस विल रजिस्टर योर कंप्लेन अंडर एज एन एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, नॉट एज ए एफआईआर। एफआईआर के जैसा नहीं, एनसीआर करेगी और एक कॉपी अपने पास रखेगी और एक कॉपी आपको देगी और एक कॉपी वो क्या भेज देगी, कोर्ट को भेज देगी। पुलिस विल सेंड, देखिए यहाँ मैंने लिखा है, पुलिस विल सेंड एनसीआर डायरेक्टली टू द कोर्ट as the police report, and if magistrate allow him to arrest, and magistrate may send warrant to police means authorizing him to arrest। अब एन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस अरेस्ट तो नहीं कर सकती है, लेकिन पुलिस वो एनसीआर जब कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट मैजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर देगा कि आप इसमें इन्वेस्टिगेट करो, और आप या तो फिर उसको ऑथराइज करेगा कि आप अरेस्ट भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन है, ये याद रखने वाली बात है कि a report made by police officer in any case which is particularly disclosed after investigation, the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be complaint। हाँ, ये एनसीआर जो है आपका, जो पुलिस ने एनसीआर कोर्ट में भेजा है, वो एनसीआर को वो एज एन कंप्लेंट बन जाएगा। कंप्लेनेंट यहाँ पर कौन हो जाएगी, पुलिस हो जाएगी। पुलिस ने कंप्लेंट किया है कोर्ट में, ये अपने एनसीआर को कोर्ट में कंप्लेंट किया, कोर्ट में कंप्लेंट किया है, तो एप्लीकेशन दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुलिस हो जाएगी कंप्लेनेंट। द पुलिस ऑफिसर बाय होम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेनेंट। फोर्थ स्लाइड हो गया। अब यहाँ समझते हैं कि ये तो हम लोग ने वो समझा कि अगर एफआईआर हुआ तो नहीं क्या, तो क्या करना है, और अगर एनसीआर है तो उसका क्या प्रोसीड्यूर है, और किस तरह से क्या कैसे कोर्ट का प्रोसीड्यूर चलता है। अब यहाँ पे हम इस स्लाइड में, फिफ्थ स्लाइड में ये बात कर रहे हैं कि एफआईआर, व्हाट विल हैपन वंस योर एफआईआर इज रजिस्टर्ड। अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है, समझो अगर अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी में, तो एफआईआर जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है और बहुत ही गंभीर अपराध के लिए होता है। तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही एफआईआर लॉन्च हुआ और एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया तो पुलिस कम इनटू एक्शन, पुलिस फॉरन एक्शन में आ जाती है। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि ये वाला जो पॉइंट है, आफ्टर रजिस्टरिंग एफआईआर 154 सीआरपीसी एंड 173 इन बीएनएस, नाउ पुलिस विल कम इनटू एक्शन। पुलिस विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। आपका काम एफआईआर करना था, कर दिया, अब पुलिस का काम है कि इन्वेस्टिगेशन करना। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। पुलिस विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सीआरपीसी और अंडर सेक्शन 175 इन बीएनएस, न्यू क्रिमिनल लॉ के हिसाब से 175 में, और ओल्ड क्रिमिनल लॉ के हिसाब से 156 सीआरपीसी में पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करेगी। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि 156 या 175 में पुलिस के पास पावर कहाँ से आती है इन्वेस्टिगेशन की, तो वो 156 से आती है और 175 बीएनएसएस से आती है, तभी वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। Here two important thing must be remembered here, 156 हो या 175 हो, it gives power to police to investigate of any cognizable offense without the order of magistrate। ये बहुत important है, without the order of magistrate। एफआईआर आप
कर रहे हो तो उसमें उसको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एनसीआर है तो उसमें मजिस्ट्रेट कुछ कुछ ऑफेंस में उसको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने का जरूरत पड़ सकता है। बट magistrate also has power to pass an order of for investigation under section 156(3). अब ये भी ध्यान में रखना कि 156(3) सीआरपीसी में भी पुलिस को भी पावर दे रखा है इन्वेस्टिगेशन करने का, और मैजिस्ट्रेट को भी पावर दे रखा है कि इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और नए नियम क्रिमिनल लॉ के हिसाब से 175 सब क्लॉज 3 में, और एंड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस अंडर सेक्शन 190 और 210 बीएनएस। डायरेक्टली अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है, मान लिया, तो वो 190 में ले सकता है, और 156(3) में वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने भेज सकता है। न्यू क्रिमिनल लॉ के हिसाब से 210 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, और 175 सब क्लॉज 3 में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलेगा। ठीक है। पुलिस विल रीच ऑन द अप। इन्वेस्टिगेशन का पावर तो मिल गया। पुलिस क्या करती है इन्वेस्टिगेशन में? Police will reach on the spot of incident under section 157। 156 में पावर मिला है, 157 सीआरपीसी में पुलिस ऑन द स्पॉट जहां पर भी घटना घटी है उस स्पॉट पे जाएगी। वही 157 जो था वो न्यू क्रिमिनल लॉ में 176 में आ गया है। तो पुलिस या तो खुद जाएगी या अपने सबॉर्डिनेट को भेजेगी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस चेक करने के लिए कि भाई क्या हुआ है, जाके देखो। जैसे कहीं आप देखते होंगे कि पुलिस की गाड़ी आई और पूछताछ शुरू कर दी, वो होता है पावर 157 का। तो पुलिस या तो खुद से जाएगी या पुलिस ऑफिसर खुद से जाएगा या अपने किसी सबॉर्डिनेट को भेजेगा। ये भी 157 में उसका पावर है, और एक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं। सो हियर पुलिस हैज टू पावर, वन इज टू इन्वेस्टिगेट एंड द अदर इज टू अरेस्ट। या 157 में जैसे ऑन द स्पॉट गई और देखी कि बहुत भयंकर अपराध हुआ है, कुछ मर्डर जैसा है या कुछ रेप जैसा इस टाइप का अपराध हुआ है, तो वो फौरन एक्यूज को अरेस्ट भी कर लेगी। 157 सीआरपीसी, 176 बीएनएस, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और इफ अंडर इन्वेस्टिगेशन इफ ही फाइंड्स द ऑफेंस इज नॉट ए सीरियस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सेक्शन 157 में अगर पुलिस ऑन द स्पॉट जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और पाती है ये कोई सीरियस का टाइप का नेचर नहीं है, खुन्नस में किसी ने कोई एफआईआर लिखा दिया है ताकि पुलिस एक्शन में आ जाए अपना बदला लेने के लिए, लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो ऑन 157 में, हाँ, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया 157 हो या 176 में, तो उसने पाया कि ऑफेंस में कोई सीरियस टाइप का नेचर नहीं है, देर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड टू इन्वेस्टिगेट, और उसने ये भी पाया कि आगे भी इन्वेस्टिगेशन करने जैसा कुछ है नहीं, फर्दर ही कैन स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन। तो इसी जगह पे ये स्टॉप हो जाता है इन्वेस्टिगेशन, वेदर टू इन्वेस्टिगेट और नॉट, इट इज डिसाइडेड बाय 157 और 176। अब आप यहाँ पर 157 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि 157 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें दो दो पावर है, या तो उसको एक्यूज को अरेस्ट कर देगी, इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट पहुंचेगी, या तो फिर इन्वेस्टिगेशन बंद कर देगी। और दूसरा ये है कि इसी इसी सेक्शन में 157 और 176 में बीएनएस पुलिस हैज पावर टू डिस्कवर थिंग्स लाइक वेपन्स बाय विच द एक्यूज असॉल्टेड और ट्राइड टू एक्ट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। सीज भी करेगी हथियार वगैरह जो चीज इस्तेमाल किया गया है इसका, चूंकि 156 के बाद से इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है, तो 157 में पुलिस स्पॉट पे आने के बाद कुछ हथियार वगैरह अगर यूज किया है, कुछ ऐसा चीज हुआ है, तो इन्वेस्ट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को कलेक्ट करने के लिए 157 या 176 में वो उसको वेपन्स वगैरह भी सीज करेगी। अब हम चलते हैं 6 स्लाइड पे। पुलिस ने एफआईआर हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, सर्च करना शुरू किया और अरेस्ट भी करना शुरू किया। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो 2H में डिफाइंड है सीआरपीसी के, और बीएनएस जो नया क्रिमिनल लॉ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी के बदले में वो 2L में है। ये ध्यान देने वाली बात है। एरो मार्क किया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, प्रोसीड्यूर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिगिंस, रीचिंग टू द स्पॉट ऑफ द इंसिडेंट, जैसा अभी बताया 157 में कि स्पॉट पे पहुंची। सीआरपीसी के 47, 165
100 सीआरपीसी में सर्च एंड सीजर का प्रोविजन दिया गया है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सेक्शन सीआरपीसी के 47, 165 और सेक्शन 100 में सर्च एंड सीजर का पावर दिया गया है पुलिस को। और अगर हम बीएनएस की बात करें, जो नया क्रिमिनल लॉ है, उसमें सेक्शन 44, सेक्शन 185, सेक्शन 103 में सेम सर्च एंड सीजर जो सीआरपीसी में था, जो 47, 165 और 100 में था, सेम सर्च एंड सीजर पावर इनमें रिशफल हो गया है। और इसमें 185 में 44, 185 और 103 में दिया है न्यू क्रिमिनल लॉ में। सेम थिंग, जब पुलिस स्पॉट पे पहुंची तो एक्यूज को या तो अरेस्ट करेगी, या फिर अड़ोस पड़ोस की, या एक्यूज वहां से भाग चुका है मान लिया, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वहां पहुंची वो इंसिडेंट पे। अब वो वहां के आसपास के लोगों को, या पान की दुकान है, चाय की दुकान है, कोई ऐसी जगह पे हुई है, मोहल्ला है, या इधर उधर कुछ को ऐसी वो घटना जो होती है उसके आसपास के लोगों को वो विटनेस के लिए 160 में कॉल करेगी। ठीक है, पुलिस एक्यूज को भी कॉल करेगी 160 में या 179 में कि आप जो है तो जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में हाजिर होइए, क्योंकि आपके खिलाफ कंप्लेन हुआ है। तो 160 में वो पुलिस कॉल करती है विटनेस को भी, जो गवाही देना चाहता है उसके बारे में कि हाँ यहाँ ऐसा हुआ है। हु इज एक्वेंटेड विथ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, जो भी उस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से वाकिफ है, उसको जानता है, तो उस चीज से रिलेटेड उसको, उस पर्सन को पुलिस के पास 160 में या 179 में पावर है स्टेशन में पहुंच कॉल करने का कि स्टेशन में आओ और अपना विटनेस लिखाओ। पुलिस कैन कॉल मेल पर्सन अंडर एज ऑफ 15 और above एज ऑफ 65। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 160 सीआरपीसी या 179 बीएनएस, 179 बीएनएस में पुलिस किसी भी, कभी भी कोई एफआईआर हुआ और उसको पुलिस को इंसिडेंट पे पहुंची, एक्यूज भाग गया है, लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस के लोग को पुलिस चौकी में कॉल के लिए आया गया कि आप वहां के बोलिए, तो उस पुलिस को हमेशा ध्यान रखना है कि जो मेल पर्सन है, जो अंडर एज 15 है, 13 12 13 14 साल वाले बच्चे को उसको नहीं बुला सकती है, या अबव द एज ऑफ 65, जो 65 के अबव के एज के होंगे, या जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन है, मैन है, या कोई औरत है, एनी पर वुमेन टू पुलिस स्टेशन उसको कॉल नहीं कर सकती है। ये चीज का हमेशा ध्यान में, और इसमें हमेशा पुलिस गड़बड़ करती है कि वो किसी को भी बुला लेती है, और बेचारे डर के मारे, बेचारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो रहते हैं, या जिनको प्रोविजन दिया गया है कि वो वहां नहीं आ सकते, पुलिस को खुद उनके घर पे आकर के स्टेटमेंट लेना होगा। लेकिन पुलिस क्या करती है कि उनको भी कॉल करके बुला लेती है कि आप आइए यहाँ और फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में बताइए। पुलिस जो है तो रिकॉर्ड करेगी 160, 179 में आपके जो भी स्टेटमेंट पुलिस में आया, कॉल करेगी, और जैसे विटनेस आया पुलिस स्टेशन तो उसमें उसका कॉल का रिकॉर्ड होगा। उसके रिकॉर्डिंग जो होगा उसके स्टेटमेंट का, पुलिस चाहे तो 100-200 स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन उसमें से जो अप्रोप्रिएट होगा चार्जशीट बनाने के टाइम में, वही अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जिसमें उसको पता है कि फर्दर उसको ट्रायल में भेजना है, उसी को वो लिखेगी, उसी को ऑन रिकॉर्ड करेगी। यहाँ पर 160 और 179 बीएनएस में हमेशा ये बात ध्यान देने का, आपको पुलिस को कोऑपरेट करना है। अगर कुछ ऐसा कांड हुआ है तो आपको, अगर 160 में पुलिस कॉल करती है तो आपको पुलिस को बताना है कि हाँ आगे हुआ क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये हुआ। अब इसके बाद वाला जो सेक्शन है, यहाँ तक हम लोग ने आज सीख लिया कि कहाँ पे पुलिस को सर्च एंड सीजर का पावर है। 47, 165, 100 सीआरपीसी में, 44, 185, 103 बीएनएस में। अब ये सर्च एंड सीजर कैसे होता है इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। अरेस्ट का क्या प्रोविजन है इसके बारे में समझो। हमने आज क्या पढ़ा कि पुलिस के पास एफआईआर हुआ या एनसीआर हुआ, एनसीआर का पुलिस ने क्या किया, एफआईआर हुआ, एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड हुआ तो क्या रेमेडी है, और एनसीआर हुआ है तो एनसीआर ने पुलिस ने क्या किया। दूसरी बात यह है कि एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है 156 में, और उसके बाद
पुलिस जो है 160 में पुलिस उस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से उस जानते हैं जो एक्वेंटेड है उसका कॉल रिकॉर्ड करेगी, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। यहाँ तक अभी हमारा आपको ये कैसा लगा इसका ये एक्सप्लेनेशंस, आप हमें इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं अभी इसको अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे सीआरपीसी के बारे में, उसमें सिस्टमेटिकली और प्रैक्टिकल वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जनरली देखने को मिलता है कि हम सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। तो ये सेक्शन 154, 155, 156, 157 ऐसा करके चले आते हैं, लेकिन उसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि ये बात 156 में थी, ये 157 में क्या था, 160 में क्या था। अभी यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान ढंग से प्रैक्टिकली क्या होता है वो इस ढंग से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमको सीआरपीसी को सेक्शन वाइज नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबिलिटी होती है और उसका किस तरह से अप्रोच होता है, उस हिसाब से हमने इसको स्लाइड में बनाया है मैंने इसमें। और उसमें बहुत इजी वे में आपको सेक्शन भी याद हो जाएगा, और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे कैसा लूप होल है, वो सारी चीज़ आपको देखने को समझ में आएगा, कि ताकि लेटर ऑन एज एन एडवोकेट आपको कहाँ पे आर्गूमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ के यहाँ पुलिस बूढ़े लोगों को नहीं बुला सकती है 160 में या 179 में। तो ये बात लोग आपको आपको ध्यान में रहना चाहिए कि पुलिस जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए किसी बूढ़े बुजुर्ग को या 15 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं बुला सकती है। और सर्च एंड सीजर का प्रोविजन क्या है, और अब सर्च एंड सीजर कैसे होता है, अरेस्ट कैसे हो करती है पुलिस, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्ड किधर हुआ होगा? मैं क्या बोल रही थी, रिकॉर्डिंग चालू है।